गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 461 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 461 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बड़े स्टेटमेंट हैं, बड़ी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो मंत्री होते हैं, मतलब उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के जब सलाह पर करते हैं तो उन्हीं के परामर्श से हटा सकते होंगे, करेक्ट है। और कोई मंत्री संसद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, दूसरा भी करेक्ट, पहला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट, सी। तो भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के संबंध में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति के आदेश को किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। इसके अतिरिक्त न्यायालयों को मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए परामर्श की प्रकृति के संबंध में जांच करने से जो है प्रतिबंधित किया गया है। देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को अपदस्थ किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किसी मंत्री को अपदस्थ कर सकते हैं। ठीक है। किसी मंत्री की मत भिन्नता है, उसके प्रदर्शन से संबंधित असंतोष के मामले में प्रधानमंत्री उसे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति उसे अपदस्थ करने का परामर्श दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे स्थायी कार्यपालिका कहा जा सकता है? कौन है इसमें स्थायी कार्यपालिका? केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राज्य की किसके पास है? राज्यपाल के पास। यहाँ सही उत्तर क्या है? नौकरशाही। स्थायी तो ये भी नहीं है ना, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए, कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा निर्मित विधियों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सरकार की शाखा है। ठीक है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में शामिल होती है और कार्यपालिका प्रमुख के आधिकारिक पदनाम भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। कुछ देशों में इसको राष्ट्रपति, जबकि कुछ देशों में इसको जो है चांसलर के रूप में संबोधित किया जाता है। कार्यकारी शाखा के अंतर्गत केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें प्रशासनिक ढांचे मतलब सिविल सेवकों को भी शामिल किया गया है। तो सब मिलाकर चलाते हैं ये। ठीक है। राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, सारे मंत्रीगण और सिविल सेवक। और कार्यपालक का मुखिया कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं सब सारी कार्यपालक शक्तियाँ जो। लेकिन रियल हेड कौन है इसमें देखा जाए? रियल हेड है पीएम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान है? राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के समान है। संविधान संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित करना या पारित करना। बिल्कुल, संविधान संशोधन विधेयक जो है बिना दोनों के नहीं हो सकता, तो हैं दोनों समान ही हो गई। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो ये भी हो गया। सभी 3 प्रकार के आपातकालों की उद्घोषणा को स्वीकृति प्रदान करना, बिल्कुल ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के मिलन से ही होगा, दोनों की सहमति से ही होगा। तो राज्यसभा की शक्तियाँ और परिस्थिति निम्नलिखित मामलों में लोकसभा के समान है। साधारण विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित करना। अगर यही धन विधेयक होता तो ऑप्शन में तो गलत हो जाता, मतलब एलिमिनेट हो जाता, क्योंकि धन विधेयक के पास पूरी पावर, धन विधेयक के लिए पूरी पावर लोकसभा के पास है। संविधान संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित करना और पारित करना। और भारत की संचित निधि से व्यय सहित वित्त विधेयकों को पुनः स्थापित और पारित करना। वित्त विधेयक की बात हो रही है, धन की नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उस पर महाभियोग चलाना दोनों। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा? ठीक है। या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, काम कर सकते हैं, सॉरी, इन 4 है। उपराष्ट्रपति कर सकते हैं क्या? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति और उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश।
देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, उनके विदेश दौरे पर जाने से हो सकता है, वो बीमार पड़ गए, उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, पागल दिवालिया हो गए, तो उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब तक चुनाव नहीं हो जाता शीघ्र अतिशीघ्र। और उपराष्ट्रपति भी यदि किसी अन्य कारण से या किसी खास कारण से जो है अपने मतलब उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी अवेलेबल नहीं है, तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। राज्यसभा का उपसभापति नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। उच्च न्यायालय का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का। तो 3 4 से एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे 4 से कितने कटते? 4 से कट जाते 2, 3 से कट जाते मतलब 75%। उत्तर आपको मिल जाता ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो यदि राष्ट्रपति का पद, ठीक है, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की अवधि तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, देखिए एक कारण तो ये हो गया, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र हो गया, निष्कासन, और दूसरा कारण है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो गई, बीमारी हो गई, किसी अन्य कारण से अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपराष्ट्रपति उनके, ठीक है, उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। किसी कारणवश यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध ना हो, तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वरिष्ठतम, और सुप्रीम कोर्ट का वो भी। तो तीसरा चौथा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। का मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इन दोनों में। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान शामिल नहीं है। सांसदों को संसदीय विशेषाधिकारों का लाभ सामूहिक रूप से प्राप्त होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। देखिए, दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। प्रावधान है, अनुच्छेद है इसके लिए अलग, ठीक है, और सामूहिक रूप से ही प्राप्त होता है, व्यक्तिगत रूप से ही प्राप्त होता है, दोनों के दोनों गलत है। तो पूछा गया अपने को कौन सा सही नहीं है, तो दोनों के दोनों सही नहीं है, सी है इसका आंसर। तो संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो प्रत्येक सदन को सामूहिक और सदन के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस तरह के अधिकार जो है संसद के अनिवार्य अंग के रूप में होते हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य क्या है? संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित आकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करना। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः 105 में संसद के लिए और 194 में राज्य के विधानमंडल के सदनों, समिति और सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो उल्लेख किया गया है, संसद के लिए 105 अनुच्छेद है, राज्य के विधानमंडल के लिए 194 अनुच्छेद है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए, संसदीय विशेषाधिकार को 2 व्यापक वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? एक है व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा है सामूहिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग संसद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, जबकि सामूहिक अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त होते हैं। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ कह रहा था कि एक होगा केवल। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती, वो 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान द्वारा किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, और परिषद की वास्तविक संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, और परिषद के अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है। अप्रत्यक्ष रीति से होता है, प्रत्यक्ष रीति से होता है, अप्रत्यक्ष रीति से ही होता है, करेक्ट है। कौन सा अनुच्छेद है? 169। देखिए, भारत के संविधान द्वारा किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है, बिल्कुल। परिषद की वास्तविक संख्या राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, गलत है। राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, वो तो राज्य विधानसभा का 1/3 होती है ना। ऐसा नहीं है कि राज्य विधानसभा कम ज़्यादा कर देगी, ठीक है, संविधान निर्धारित करता है 1/3 होगी और 40 से कम नहीं होगी, ठीक है। गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा आंसर, 2 से तो सारे कट गए। तो देखिए, विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है चुने जाते हैं, और कुछ सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है।
राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होता। ठीक है, और किसी भी दशा में जो है 40 सदस्यों के से कम नहीं हो सकता, याद रखना। तो निर्धारित है 1/3 से अधिक नहीं होगा, 40 से कम नहीं होगा, ऐसा संविधान में लिखा है। विधानसभा खुद निर्धारित नहीं करती। देखिए, विधान परिषद विधानमंडल का अंग है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, असम और उड़ीसा को भारत की संसद ने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं? पूर्ण वीटो, विशेषित वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। कौन कौन सी हैं? पॉकेट वीटो तो है, निलंबकारी वीटो है, क्या है? पूर्ण वीटो है, विशेषित वीटो नहीं है। तो 2 से एलिमिनेट करिए, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, 1/3, 1/3 सी। तो पूर्ण वीटो क्या होता है? देखिए, निर्धारित प्रक्रिया से पास होने के बाद जब कोई विधेयक या बिल राष्ट्रपति के पास आए, लेकिन वो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त होना चाहिए, यानी साधारण विधेयक ही होगा या धन विधेयक हो सकता है, तब उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे या ना दे, मतलब उसको अस्वीकृत कर दे, वो उसकी मर्जी। किंतु यदि अनुच्छेद 368 के तहत कोई संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति जो है उसको अस्वीकृत नहीं कर सकता, स्वीकृति देनी पड़ेगी। यद्यपि भारत में अब तक राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से नहीं किया है, भारत के राष्ट्रपति ने। निलंबकारी वीटो की बात करें तो संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक, तो इनके अतिरिक्त तो साधारण विधेयक ही होगा। ठीक है, वह संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, किंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तब राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखिए, इस वीटो को वह अपने विवेकाधिकार से प्रयोग लेगा, और इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन भत्तों और पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था, और यह एक वित्तीय बिल था। ठीक है, राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया था कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था। ठीक है, 1991 में किया था। और तीसरा आता अपना पॉकेट वीटो। देखिए, संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे, ठीक है, सामान्य बिल होना चाहिए, लेकिन वो साधारण विधेयक होना चाहिए, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक के लिए तो डेट बना रखी है 14 दिन। ठीक है, तो माना जाएगा कि उसने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, और यह भी उसकी विवेकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंदर आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। मतलब बहुत समय तक जो है अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सदन में किसी भी कार्य के संचालन से पूर्व आवश्यक न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सदन के पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त से काम नहीं चलेगा, मिलाना पड़ेगा सदन के पीठासीन अधिकारी को। तो सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 8वां नहीं गणपूर्ति होता है, 10वां भाग। ठीक है, तो सदन के पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो देखिए, सदन में किसी भी कार्य के संचालन से पूर्व आवश्यक न्यूनतम उपस्थित सदस्यों की संख्या को कोरम यानी गणपूर्ति कहा जाता है, और प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नगर निगम परिषद से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, परिषद में लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद तथा साथ ही कुछ नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। परिषद का प्रमुख एक महापौर यानी मेयर होता है, जिसका कार्यकाल परिषद के साथ ही समाप्त हो जाता है। देखिए, मेयर का कार्यकाल परिषद के कार्यकाल के समाप्त नहीं होता, बल्कि 1 साल का नवीकरणीय होता है उसका। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला वाला करेक्ट है। तो किसी नगर निगम में 3 प्राधिकार होते हैं, परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। परिषद नगर की वैचारिक एवं विधायी शाखा होती है।
देखिए, परिषद में प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित पार्षदों के साथ नगर पालिका प्रशासन का बेहतर ज्ञान या अनुभव रखने वाले कुछ व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। परिषद का प्रमुख होता है मेयर और उसकी सहायता करने के लिए होता है डिप्टी मेयर। ठीक है, मतलब महापौर, उसकी सहायता करने के लिए उप महापौर। अधिकांश राज्यों में उसका निर्वाचन 1 वर्ष के नवीकरणीय कार्यकाल हेतु होता है। ऐसा नहीं है कि परिषद चली गई तो मेयर गया। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु ठीक है, किए गए सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं क्या क्या सुरक्षा है सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती है। यहीं कर दे एलिमिनेट। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, कॉलेजियम के द्वारा नहीं। कॉलेजियम केवल सलाह दे सकती है, बस गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, उनकी पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, बिल्कुल। और संसद को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल। बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। तो 1 से एलिमिनेट कितने होते? 2 जाते। दूसरा तीसरा सही है। तो नियुक्ति की व्यवस्था देख लेते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। और नियम सेवा शर्तें की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के पश्चात उनके वेतन भत्ते, विशेषाधिकार इत्यादि अलाभकारी उनमें मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ये खर्चे संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। कार्यपालिका की सुरक्षा की बात करें तो न्यायाधीशों को केवल संविधान में उल्लेखित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है। न्यायालय की यदि आप अवमानना करोगे तो न्यायालय को आपको दंड देने का अधिकार है। और अन्य प्रावधान अगर देखा जाए तो जैसे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। संसद को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को कम करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता। अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है न्यायपालिका को। ठीक है। खुद ही भर्तियाँ निकालते रहते हैं बाहर से, तो कुछ होता नहीं है। अधिकतर भी क्या नाम है, जो पहले से वहाँ पर लोग हैं वही पोस्ट प्रमोशन होकर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है। बाहर का भी कमी ही रहता है, कभी साल दर साल में निकली कोई पोस्ट तो निकली। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है न्यायपालिका को उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं। ये बड़ा टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है? हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है उद्देशिका को, प्रस्तावना को। तो देखिए, उद्देशिका शब्द संविधान के परिचय या प्रस्तावना को संदर्भित करता है। इसमें संविधान का सार तत्व और संक्षिप्त विवरण निहित है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा है। देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य K.M. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल है। और संविधान सभा के एक सदस्य सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, के अनुसार संविधान की उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पदों के आरक्षण के प्रावधान हेतु राज्य की शक्ति संवैधानिक रूप से निम्नलिखित में से किसके अधीन संरक्षित है? स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या समानता का अधिकार? समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। तो समता या समानता के अधिकार में शामिल है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध तथा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक सामान्य पहुंच आप लोगों की, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ये सब कुछ मतलब 14 से 18 तक जो भी है ना, 14 से 18 तक अनुच्छेद 14 से 18 तक पूछ रहा है वो। ठीक है। कई बार पढ़ा है समानता का अधिकार, तो इसमें 14 में जो लिखा, 15 में जो लिखा, 17 में जो लिखा, 18 में जो लिखा, वो सब ऊपर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से संसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर देगी, साधारण बहुमत से हो जाएगा ये तो। ठीक है। तो पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उल्लेखित किसी भी परिवर्तन के प्रयोजन से लाए गए विधेयक के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करना अनिवार्य है।
इस प्रकार का कोई विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्ण सिफारिश के साथ ही प्रस्तावित किया जा सकता है और विधेयक के अनुशंसित किए जाने से पहले राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को एक निश्चित अवधि के भीतर उसका विचार व्यक्त करने के लिए निर्दिष्ट करेगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार को मानने हेतु बाध्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। वह निश्चित अवधि के भीतर प्राप्त होने के बावजूद इसे स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। ठीक है, अगर टाइम से अपना विचार उसने दे दिया तो ठीक है, वरना राष्ट्रपति जो है घुमा देंगे अपनी कलम। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, और नए राज्यों का निर्माण एवं क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन, मतलब संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण विधेयक ही हो जाएगा वो। और इस प्रकार की विधियों को एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। आसान भाषा में समझ लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारत के संविधान के तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुछ याद आया? क्या है ये? मूल अधिकार है या राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। कौन सा है ये? 49वां है क्या? देखिए, हाँ, अनुच्छेद 49 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करे। यह राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है और यह उत्तरदायी नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सिविल सेवकों के चयन और उनकी खुली भर्ती प्रतियोगिता पहली बार निम्नलिखित में से कब आरंभ की गई थी? 1853 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, पिट्स इंडिया एक्ट नहीं है, चार्टर तो है लेकिन 1833 का नहीं है, 1853 का। तो सिविल सेवकों के चयन और उनकी भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली आरंभ की गई थी पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट में। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। तदनुसार 1884 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया था। मतलब भारतीय सिविल सेवा के संबंध में समिति है मैकाले समिति। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। 1854 में मैकाले समिति को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1853 के चार्टर द्वारा किया गया था क्या? सिविल सेवकों के चयन और खुली भर्ती प्रतियोगिता हेतु प्रणाली पहली बार आरंभ की गई थी। अब पूछ लिया जाता है 1853 का चार्टर और ये भर्ती वाला। तो देखिए 15 प्रश्न थे ये इंडियन पॉलिटी के, कुछ बड़ी स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन के साथ। इनकी प्रैक्टिस करिएगा कम से कम 2 बार। ठीक है, धन्यवाद।